अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने पढ़ना है माइक्रोवेव और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। अच्छा, अगर हम सिंपल स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखें कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, तो ये हमें पता है कि आप जब इंटरेक्ट करवाते हो मैटर को रेडिएशन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, तो एज अ रिजल्ट मैटर में कुछ चेंजेस आती हैं। ठीक है। उस फिनोमेना को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास मैटर है कोई, ठीक है, ऑलराइट, और यहाँ पे हमने क्या उसको इंटरेक्ट करवाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। अब हमने ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो यूज़ की हैं दैट इज़ माइक्रोवेव रेडिएशन। ठीक है। अगर हम यहाँ पे माइक्रोवेव रेडिएशन यूज़ करें, ठीक है, वेव रेडिएशंस, ठीक है, और एज अ रिज़ल्ट मैटर में चेंजेस आए। अब चेंजेस क्या होंगी, वो रोटेशन कोज करेंगी। ठीक है। रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बी कोज्ड। तो ऐसे फिनोमेना को हम कहते हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड दैट एम्प्लॉयज माइक्रोवेव टू स्टडी मैटर। ठीक है। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी एक स्पेक्ट्रोस्कोपी की वो काइंड है कि जिसमें आप माइक्रोवेव रेडिएशंस को यूज़ करते हो इंटरेक्शन करवाने के लिए किससे, मैटर से। ठीक है। एज अ रिजल्ट मैटर में कुछ चेंजेस आती हैं, और वो जो चेंजेस होंगी वो दैट विल बी रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है। ओके, दीज दे फॉल बिटवीन आईआर रेडिएशन एंड द रेडियो वेव्स इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है। अगर हम माइक्रोवेव रेडिएशन की बात करें तो ये हमें कहाँ मिलती है, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बिटवीन रेडियो वेव्स एंड आईआर रेडिएशंस के बिटवीन हमें क्या मिलती है, माइक्रोवेव रेडिएशंस मिलती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं रोटेशन। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई जब माइक्रोवेव इंटरेक्ट करती है मैटर से तो वो रोटेशन कोज कर देती है मॉलिक्यूल में। ठीक है। अब इसी वजह से हम इसको कहते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब वो रोटेशन कैसे कोज करती हैं, अब वो हम देखते हैं कि वो कैसे रोटेशन कोज करती हैं। दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी यूटिलाइज फोटोन्स इन द माइक्रोवेव रेंज। ठीक है। फोटोन्स मतलब वही हो गया कि फोटोन्स आपको माइक्रोवेव रेडिएशन को आप क्या कहते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी की जो आपकी रेडिएशन जो होती है वो क्या होती है, फोटोन्स होते हैं, टू कोज ट्रांजिशन बिटवीन द क्वांटम रोटेशनल लेवल्स ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। तो ये क्या करती है, जो माइक्रोवेव रेडिएशन हैं ये आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर जो है वो रोटेशन कोज करती हैं, ट्रांजिशन कोज करती है कहाँ पे, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर। अब रोटेशनल एनर्जी लेवल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, देखिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होते हैं। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के, जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर फिर हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है। अब वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर फिर हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं, और इन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर क्या होती है, ट्रांजिशन होती है। ठीक है। अच्छा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, बिकॉज देयर इज़ अ ट्रांजिशन बिटवीन द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स दैट विल कोज रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। ऑलराइट, अब यहाँ पे हर चीज़ इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी लेवल पर मूव करेगा। ठीक है। वो कब वो करता है, जब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल पर जब ट्रांजिशन होती है तब। ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर जब सिंपली ट्रांजिशन होती है तो उसको हम कहते हैं कि रोटेशनल ट्रांजिशन। अब यहाँ पे देखिए, चेंज ऑफ रोटेशनल स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल रिजल्ट्स इन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम। फॉर दिस रीज़न माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑफन कॉल्ड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। कि यहाँ पे क्या होती है कि आप क्या करते हो, जब माइक्रोवेव रेडिएशन देते हो मॉलिक्यूल को तो वो क्या करते हैं, वो रोटेशन होती है उनमें। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड था या मॉलिक्यूल था, जैसे ए और बी। अब यहाँ पर ए प्रेजेंट था, यहाँ पर ए बी है। जब आपने क्या किया, इसको रोटेट करवाया तो एज रिजल्ट क्या हो गया, बी ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया। तो क्या हो गई है, मॉलिक्यूल में क्या हुआ है, उसमें रोटेशन हुई है। ठीक है। तो एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, रोटेशन स्पेक्ट्रम मिलेगा। अब हम रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं तो इसके लिए देखिए अब हम ये कह सकते हैं कि साइलेंट फीचर्स या फिर जो है वो बेसिक पॉइंट्स ऑफ द रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या हैं, अब वो हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज मेड
इन द रीजन 1 to 1000 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो ये क्या है, फ्रिक्वेंसी है कि कितनी होनी चाहिए, 1 to 1000 गीगाहर्ट्ज़, करस्पेंडिंग टू वेवलेंथ बिटवीन 30 एंड 0.03 सेंटीमीटर, ठीक है। वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, 30 to 0.03 सेंटीमीटर वेवलेंथ होगी, तो दैट विल बी in use in the rotational spectroscopy. Next important point is rotational spectroscopy is only really applicable in the gas phase, ठीक है। rotational spectroscopy कहाँ पर applicable होती है, गैस फेज में होती है, where the rotation motion is quantized. In solids or liquids the rotation motion is usually quenched ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहाँ एप्लीकेबल होती है, गैसेस फेज में। अब गैसेस में क्यों होती है, क्योंकि देखिए गैसेस में पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, वो थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो एज अ रिजल्ट मॉलिक्यूल्स में क्या, मॉलिक्यूल इजीली रोटेट कर पाते हैं। लेकिन अगर आप देखिए सॉलिड और लिक्विड में मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, जब टाइटली पैक्ड होते हैं तो वो क्या करते हैं, रोटेट नहीं कर पाते, उनमें कोलिशन होना स्टार्ट हो जाती है या उनमें वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन क्या होती है, रोटेशन नहीं होती। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहाँ एप्लीकेबल होती है, गैसेस फेज में एप्लीकेबल होती है, ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द प्रिंसिपल ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी अप्लाई नॉट ओनली टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बट आल्सो अदर स्पीशीज सच एज रेडिकल्स, ठीक है। अब देखिए रेडिकल्स एनाइंड, अब यहाँ पर जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो आप जस्ट ये नहीं कि आप सिर्फ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई कर सकते हो, बल्कि आप रेडिकल्स पर भी माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर आयंस पर भी आप माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी अप्लाई कर सकते हैं। However, many compounds that are liquids or solid at room temperature can be heated to give sufficient vapor pressure for spectra to be recorded, ठीक है। अब हमने कहा है कि सॉलिड और लिक्विड जो है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं देते, ठीक है। अगर आप उसको क्या करते हैं, गैसेस फेज में ले आए तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा देने लगेंगे, ठीक है। तो मीन्स के सॉलिड और लिक्विड जो है वो स्पेक्ट्रा देंगे कब, लेकिन जब आप उसको गैसियस फेज में चेंज कर देंगे, अदरवाइज वो रोटेशनली इनएक्टिव होते हैं। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ वेरी सेंसिटिव, सो स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ वेपर आर नीडेड। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए आप जो है अगर आपके पास बहुत स्मॉल क्वांटिटी में भी सैंपल है तब भी आप जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं। Molecules in solids and liquids absorb microwave radiations but do not give useful spectra, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट हुए हैं सॉलिड्स में या फिर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड, वो माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब ज़रूर करते हैं लेकिन स्पेक्ट्रा नहीं देते। अब इसकी एग्जांपल देखिए कि जो हमारे पास जो माइक्रोवेव ओवन होते हैं जहाँ जिनमें हम जो है वो अपना खाना जो हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उनमें क्या फिनोमेना होता है, उसमें ये फिनोमेना होता है कि वो जो फूड के अंदर जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं स्पेशली, वो क्या करते हैं कि माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। एज ए रिजल्ट उनमें कोलिजन होती है, तो कोलिजन होती है तो आपका खाना क्या होता है, हीटअप होना स्टार्ट हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। तो जो सॉलिड्स होते हैं या जो लिक्विड्स होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं जो सॉलिड्स और लिक्विड्स, वो माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब ज़रूर करते हैं लेकिन यूजफुल स्पेक्ट्रा नहीं देते, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, जो क्राइटेरिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज दैट मॉलिक्यूल मस्ट हैव अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, के मॉलिक्यूल्स के पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। ओनली पोलर मॉलिक्यूल विल गिव अ रोटेशनल स्पेक्ट्रम, ओनली पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे वही रोटेशनल स्पेक्ट्रा देंगे। अब पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अब जैसे हमारे पास यहाँ पे HCl है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लोरीन पे क्या है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पर क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। मींस क्या है कि दो एटम्स के दरमियान क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, जिसकी जैसे यहाँ पे दो पोल जनरेट हो गए, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव। सो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो है पोलर मॉलिक्यूल होंगे वही रोटेशनल स्पेक्ट्रा देंगे। अब यहाँ पे हम अच्छा, और हम ये कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल के पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होना चाहिए। डायपोल मूवमेंट क्या होता है कि आप क्या करते हो कि वो चार्ज इनटू डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी डायपोल मूवमेंट, ठीक है। सिंपल अगर हम कहें कि आपका जो है चार्ज होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस, वो क्या कहलाता है आपका डायपोल मूवमेंट। तो यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे देखिए HCl, या यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है, ये आपके पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो ये क्या है, रोटेशनली एक्टिव हैं।
क्यों? क्योंकि इन पे देखें पोल्स हैं, तो पोल्स जनरेट हुए हैं, मीन्स कि डायपोल है, इनके पास डायपोल मीन्स दो पोल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। क्यों है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो ऐसे कंपाउंड्स क्या है? माइक्रोवेव एक्टिव हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि HH मीन्स के H2 मॉलिक्यूल्स या फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है, डोंट गिव रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ये स्पेक्ट्रा नहीं देता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि रोटेशनली इनएक्टिव होंगे, ठीक है। अच्छा, जिनका रोटेशनली इनएक्टिव होंगे कब होंगे? जब डायपोल मूवमेंट क्या होगा? ज़ीरो होगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो हैं कंपाउंड्स की, कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका डायपोल मूवमेंट ज़ीरो है, और ऐसे कंपाउंड जिनका डायपोल मूवमेंट ज़ीरो नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है? N2 मॉलिक्यूल है। तो N2 मॉलिक्यूल क्या है? उसके माइक्रोवेव इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि डायपोल मूवमेंट ज़ीरो है। डायपोल मूवमेंट ज़ीरो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी इसका डायपोल मूवमेंट भी ज़ीरो है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है। फ्लोरीन मॉलिक्यूल, ये भी डायपोल मूवमेंट ज़ीरो है। तो ये क्या है? ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या हैं? माइक्रोवेव इनएक्टिव हैं। अगर अब यहाँ पे हम ये मॉलिक्यूल देखें दिस, तो ये क्या है? ये माइक्रोवेव एक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस है, पोल्स जनरेट हो रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे डायपोल मूवमेंट ज़ीरो नहीं है, दैट मीन्स ये क्या है? माइक्रोवेव एक्टिव कंपाउंड है। अब यहाँ पे CO2 देखें तो CO2 भी यहाँ पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी माइक्रोवेव इनएक्टिव है। इनएक्टिव क्यों? क्योंकि इसका डायपोल मूवमेंट ज़ीरो है। डायपोल मूवमेंट ज़ीरो क्यों है? देखें कि अगर हम डायपोल मूवमेंट मेजर करें तो क्योंकि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है? जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस डायरेक्शन में। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इस साइड होगी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें तो इसकी डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? इस साइड होगी। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? आपके पास ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर हम OCS की बात करें तो ये इनका डायपोल मूवमेंट ज़ीरो नहीं है। तो ये क्या है? ये एक्टिव है, माइक्रोवेव एक्टिव कंपाउंड है। अगर हम यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एग्जांपल लें तो वाटर मॉलिक्यूल में बताया पोल जनरेट हो रहे हैं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका भी डायपोल मूवमेंट ज़ीरो नहीं है, ये भी एक्टिव कंपाउंड है। अच्छा, यहाँ पर भी हमारे पास जो BF3, ये भी इसका डायपोल मूवमेंट भी ज़ीरो होता है। तो ये भी माइक्रोवेव इनएक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। डिफरेंट हमारे पास एग्जाम्पल जैसे कि मीथेन है, यहाँ पर ये भी इनएक्टिव है। यहाँ पे हमारे पास C2H2 जो है ये भी हमारे पास है, क्या है? इनएक्टिव है, माइक्रोवेव। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये बेंजीन एग्जांपल है। ये सब क्या है? ये माइक्रोवेव इनएक्टिव कंपाउंड्स है। अच्छा, अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि सिमेट्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे पास C2H2 है, एंड ऑल होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल आर थस सेड टू बी रोटेशनली इनएक्टिव। ये रोटेशनली इनएक्टिव होंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास डायपोल मूवमेंट ज़ीरो है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्राइटेरिया है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए कि जस्ट पोलर मॉलिक्यूल्स या ऐसे मॉलिक्यूल जिनका डायपोल मूवमेंट ज़ीरो नहीं है, वही जो है वो आपका रोटेशनली एक्टिव होंगे। द फ्रीक्वेंसी, अब नेक्स्ट पॉइंट इज कि फ्रीक्वेंसीज ऑफ रोटेशनल ट्रांजिशन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ ऑन द मूवमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। कि फ्रीक्वेंसी और रोटेशनल ट्रांजिशन की किस पे डिपेंड करेगी? मूवमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगी। एंड इन द इंटेंसिटीज डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द परमानेंट मॉलिक्यूलर डायपोल मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे द इंपॉर्टेंट थिंग इज देख, फ्रीक्वेंसी और रोटेशनल ट्रांजिशन किस पे डिपेंड करती है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे। और इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पे। और वो किस तरह से डिपेंड करती है? या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अब हमारे पास क्या है यहाँ पे? डेल्टा J दैट इज इक्वल्स टू प्लस और -1। तो J यहाँ पे क्या है? रोटेशनल क्वांटम नंबर है, ठीक है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अलोड रोटेशनल ट्रांजिशन है, दैट इज़ +1 और -1, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या है कि दिस मीन्स दैट ओनली दोज ट्रांजिशंस आर अलोड इन विच चेंज इन रोटेशनल क्वांटम नंबर इज आइदर +1 के और -1। जो चेंज आएगा रोटेशनल क्वांटम नंबर में वो क्या होगा? वो +1 होगा या फिर -1 होगा, ठीक है। अब रोटेशनल एनर्जी लेवल फॉर रोटेशनली एक्टिव मॉलिक्यूल्स डेल्टा J +1 मीन्स difference between the rotational
क्वांटम नंबर ऑफ द फाइनल लेवल एंड द इनिशियल लेवल इज +1, ठीक है, कि जो डिफरेंस होगा फाइनल लेवल में और इनिशियल लेवल में दैट विल बी +1, और अगर +1 होगा दैट कोरेस्पेंड्स टू एब्जॉर्प्शन, कि क्या हो रही है, एब्जॉर्प्शन हो रही है। अब एब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है, दैट मीन्स देखिए यहाँ पे 0 to 1 ये क्या है आपके पास रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, यहाँ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं रोटेशनली एक्टिव मॉलिक्यूल के। तो अब यहाँ पे क्या है कि 0 to 1, फिर 1 to 2, फिर 2 to 3, तो यहाँ पे क्या हो रही है, एब्जॉर्प्शन हो रही है। कहाँ पे हो रही है, रोटेशनली रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे पास यहाँ पे डेल्टा J -1 है, दैट मीन्स कि क्या होगा, डिफरेंस होगा फाइनल माइनस इनिशियल, जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी -1 अगर होगा तो यहाँ पे क्या होगी, एमिशन होगी। अब एमिशन कैसे होगी, अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जब एमिशन होगी दैट मीन्स के 0 to 1 एमिशन हो सकती है। ये क्या है, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स है। और या फिर 2 to 1 या फिर 3 to 2, ठीक है, यहाँ पे 4 to 3, यहाँ पे 5 to 4, तो ये क्या हो रही है, एमिशन हो रही है, ठीक है। तो डेल्टा J अगर पॉजिटिव होगा दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन हो रही है कहाँ पे, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में, और अगर -1 है दैट मीन्स की एमिशन हो रही है कहाँ पे, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में। ओके, नेक्स्ट इज के अगर हम यहाँ पे रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर हम फॉर एग्जांपल, अब देखिए फॉर एग्जांपल हम कंपाउंड लेते हैं और उसको रोटेट कराते हैं। अब देखते हैं कि रोटेट कराने से डायपोल मूवमेंट पे क्या इफेक्ट हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे क्या है, कंपाउंड हमने लिया है HCl, ठीक है। अब इसको हम करवाएंगे रोटेट। यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज ऊपर है, दैट मीन्स हाइड्रोजन ऊपर है, ठीक है। क्लोरीन क्या है, नीचे है, नेगेटिव चार्ज। अब देखें यहाँ पे क्या डायरेक्शन ऑफ रोटेशन शो की हुई है, यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन ऑफ डायपोल। अब डायपोल की डायरेक्शन कहाँ है, अब देखें डायपोल की डायरेक्शन किस तरफ होती है, जिस तरफ आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो उस डायरेक्शन में अब डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है बिकॉज ऑफ द क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या यहाँ पर है, डाउनवर्ड है। अब जब मैं इसको रोटेट कराऊंगी इस तरफ, ठीक है, जब इस तरफ मैं इसको रोटेट कराऊंगी तो देखिए ये जब इस तरफ जाएगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा यहाँ, एंड क्लोरीन इस साइड। अब देखिए डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी, इस तरफ। ऑलराइट, अब फिर से मैं अगर इसको रोटेट कराऊंगी तब ये जब ये रोटेट होगा तब क्या होगा कि हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्लोरीन ऊपर चला गया। ऑलराइट, अच्छा, अब फिर से मैं अगर इसकी पहले हम डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ पे देखें, अपवर्ड है। अब अगर मैं इसको फिर से रोटेट कराऊंगी तो अब क्या होगा, क्लोरीन इस तरफ आ जाएगा, तो क्लोरीन यहाँ आ गया एंड हाइड्रोजन इस डायरेक्शन में। ओके, अब इसकी डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस साइड होगी, ठीक है। अगर मैं इसको फिर से रोटेट कराऊं तो अब देखिए जब ये ऐसे रोटेट होगा तो क्लोरीन कहाँ आ जाएगा, डाउनवर्ड, एंड हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, इस तरफ। ठीक है, अब मैं फिर से इसको अगर रोटेट कराऊं तो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ठीक है, एंड क्लोरीन यहाँ आ जाएगा। डायरेक्शन डायपोल मूवमेंट की किस तरफ हो जाएगी, इस तरफ। तो अब देखें जब मैं इसको रोटेट करा रही हूँ तो डायपोल मूवमेंट क्या हो रही है, देखें अगर हम वैसे देखें तो डायपोल मूवमेंट क्या होती है कि यहाँ पे R इंटू क्यू, ठीक है, तो डिस्टेंस इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। यहाँ पे जो डिस्टेंस है बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ना तो ये कम हो रहा ना ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज भी कम ज़्यादा नहीं हो रहा, ठीक है, जैसा है वैसा ही है।
तो ना आर चेंज हो रहा है ना क्यू चेंज हो रहा है, तो फिर डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, डायपोल मूवमेंट कैसे चेंज हो रहा है? अब देखें क्यों, क्योंकि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब पहले डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी, देन इस साइड हुई, फिर अपवर्ड चलेगी, फिर राइट साइड हो गई, फिर जो है वो डाउनवर्ड हो गई, फिर लेफ्ट साइड हो गई। तो मीन्स क्या हो रही है कि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। और ये हमें पता है कि डायपोल मूवमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है और इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि डायपोल मूवमेंट भी चेंज हो रहा है। ठीक है, हेंस डायपोल मूवमेंट इज चेंजिंग। अच्छा, तो ये क्या था, क्राइटेरिया था किसके लिए, रोटेशनल, आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए क्राइटेरिया है कि मॉलिक्यूल शुड हैव अ डायपोल मूवमेंट और शुड हैव अ चेंजिंग डायपोल मूवमेंट ड्यूरिंग द रोटेशन। ठीक है,